जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीस नलवीस here and you're watching Alvila Associate LLB Part 3। एक सब्जेक्ट हमारा ख़त्म हो चुका है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, और सेकंड सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री थी उसके 10 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं डिस्कस, और पहले 2 क्वेश्चन भी कर चुके हैं जिसमें प्रीएम्बल था और सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। आज का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, साइलेंट फीचर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आता होता है, और ये फंडामेंटल राइट्स वाला तो मस्ट आता होता है, लेकिन ना आए तो बात की किस्मत है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनी हाउ, इसमें हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं उनका क्या मतलब है, फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके अंदर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइडेड हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सप्लेन आर्टिकल 10 एंड डिटेल। ठीक है, वैसे फंडामेंटल राइट्स पे भी क्वेश्चन बनता होता है, लेकिन अलग से अक्सर जो है वो आर्टिकल 10 के बारे में पूछा गया है, उस पर अलग से भी क्वेश्चन कर लेंगे अगर जरूरत पेश हुई तो। अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स को करेंगे तो विल बी इनफ। अच्छा, इसमें फंडामेंटल राइट्स होते कौन से हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, और अगर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपकी क्या किसी ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड किए जा सकें, ये सारा कुछ आज के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 guarantees fundamental rights to all the citizens, ensuring freedom, equality and justice। मतलब सबको फ्रीडम हासिल है, सब जो है वो अंडर द लॉ इक्वल हैं, जस्टिस जो है सबको मिलेगा, फेयर ट्रायल का राइट अवेलेबल है, माइनॉरिटीज के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, एजुकेशन राइट, सब कुछ जो है वो फंडामेंटल राइट्स में प्रोवाइडेड है आपको। These rights protect individuals from discrimination and provide basic freedoms like speech, religion, education and movement। ये जो आपके राइट्स हैं ये एक तो डिस्क्रिमिनेशन से बचाते हैं, यानी कोई अगर अमीर है या गरीब है, काला है गोरा है, इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं तो आपको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ये वाले राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। द गवर्नमेंट मस्ट रिस्पेक्ट एंड अपहोल्ड दीज राइट्स, यानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इन राइट्स की रिस्पेक्ट भी करें और इनको अपहोल्ड भी रखें। allowing people to live with dignity and fairness। Some important fundamental rights include the, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइट्स मौजूद हैं उनमें से चंद एक ये हैं, जैसे राइट टू लाइफ है कि आपको जिंदगी गुजारने का हक हासिल है, कोई आपको इलीगली अनलॉफुली जो है वो जान से नहीं मार सकता है। हाँ, अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया और उसके बदले में फांसी है तो फांसी फिर आपको दी जा सकती है विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी लॉ को अपनाते हुए, लॉ को फॉलो करते हुए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल होगी, कोई आपको जो है फोर्स नहीं करेगा कि आप ये ना बोलो ये बोलो। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सब लोग के बराबर सामने जो है वो बराबर होंगे, कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं किया जाएगा। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन, और यानी किसी को भी आप अनलॉफुली डिटेन नहीं करेंगे, अनलॉफुली हफ्ते बेजा में नहीं रखेंगे, अनलॉफुली किसी को आप जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। पुलिस ने भी अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो आपका आइन ये कहता है कि विद इन 24 आवर्स पुलिस जो है आपकी वो उस बंदे को जिसको गिरफ्तार किया किसी जो रेलिवेंट अथॉरिटी है, मैजिस्ट्रेट है, उसके सामने पेश करेगा। अगर वो नहीं करता तो उसके खिलाफ आप जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। These rights help create a just and democratic society where everyone is treated fairly under the law। तो बेसिक हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। देन रेलिवेंट प्रोविजंस की अगर बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स हैं जो स्पेसिफिकली डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ऑफ द सिटीजंस। देन अगर मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ें कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, a right derived from natural और fundamental law is known as fundamental rights। ठीक है, तो वो वाला राइट जो आप कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन आपका फंडामेंटल लॉ है, तो वो वाला राइट जो आप अपने फंडामेंटल लॉ से डिराइव कर रहे हैं उसको आप फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, फंडामेंटल राइट्स आर नेचुरल राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। दीज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इनको जो है वो आपसे छीन नहीं सकती है।
मैंने बताया कि अंडर सम कंडीशंस जो है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, वो कंडीशंस क्या है वो भी आगे जाकर पढ़ेंगे। देन डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो एवी डाइसे ने डिफाइन किया है कि फंडामेंटल राइट्स इंश्योर दैट द लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल द इंडिविजुअल्स, यानी लॉ जो है वो तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं उन पे इक्वली अप्लाई होगा, रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंस ऑफ कास्ट और रिलीजन और क्रीड वट एवर, एंड प्रिवेंट आर्बिट्रेरी एक्शंस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन हमारी हो गई। रेलिवेंट प्रोविजंस भी हमने देख लिए कि आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। अगर ओरिजिन की बात करें फंडामेंटल राइट्स के, तो द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 have their roots in both Islamic principles and international human rights ideas, यानी हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स को भी अपनाते हुए जो है वो प्रोवाइड करते हैं राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं जो कि आप पार्ट 2 के अंदर ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, उसमें आपने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा कि उसका जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनी 1945 में। देन उसने 1948 में यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जो है वो एक चार्टर जो है वो प्रेजेंट किया, जिसको हमने भी रेटिफाई किया हुआ। तो जितने भी इंटरनेशनल चार्टर्स हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, उनको भी फॉलो करते हुए हमने अपने 1973 के एंड के अंदर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए। तो वो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले इस्लामिक टीचिंग्स, यानी इस्लाम भी हमें कहता है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए, सो दैट्स वाई इसलिए भी 73 के एंड में हमने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए। सबसे पहले इस्लाम प्रमोट्स ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी इस्लाम इस चीज़ को प्रमोट करता है कि सारे इंसान जो है उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखना चाहिए, उनको इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे डील करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इरशाद है ना, किसी काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे कोई फोकियत हासिल नहीं, बजाय परहेजगारी और तकवा के। ठीक है, तो हमारा ये ईमान है, तो इस वजह से हम इक्वालिटी को मानते हैं, हम जस्टिस को मानते हैं। जस्टिस हमारे जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, खुलफाए राशिदीन ने आगे करके दिखाया। ठीक है, द कुरान एंड सुन्ना एम्फसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ, यानी कुरान और सुन्ना दोनों में हमें मिलता है कि लाइफ का हक जो है वो हासिल है, प्रॉपर्टी सबकी जो है वो सिक्योर रहनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ बिलीफ सबको है। अगर कोई ईसाई है तो उसको फोर्स नहीं किया गया कि तुम आओ और कलमा पढ़ो, और अगर कोई मुसलमान है तो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि तू हिंदू हो रहा है या सिख हो रहा है या यहूदी हो रहा है। ठीक है, तो इस्लाम इस चीज़ को इनकरेज करता है। सो ये हमारी क्योंकि बैकग्राउंड जो इस्लामिक बैकग्राउंड है वही हमें असिस्ट करता है कि हम जो है वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करें। सो इसलिए इस्लामिक बेसिस भी मिलती हैं हमें, जिसकी वजह से हमने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस करवाए। द कॉन्स्टिट्यूशन शोज दीज राइट्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक वैल्यूज। देन कायदे मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो भी बड़े इस मामले में सख्त थे, उन्होंने भी जो है माइनॉरिटीज़ के राइट्स पे और बड़ा फोकस किया था। जिन्ना वांटेड पाकिस्तान टू बी अ कंट्री वेयर ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन और बैकग्राउंड हैव इक्वल राइट्स, यानी सबके बैकग्राउंड क्या है, रिलीजन क्या है, इससे हट के उनको फंडामेंटल राइट्स जो है वो हासिल होने चाहिए। His speech on August 11, 1947 laid the foundation for religious freedom and equality in Pakistan. देन यूनाइटेड नेशन एंड ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर आपको पता है कि यूएन जो है वो मुतारफ हुआ, यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन गई इन द ईयर ऑफ 1945। देन उन्होंने जो डॉक्यूमेंट पास किया सॉरी यूडीएचआर की फॉर्म में, यूनिवर्सल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, विच इंस्पायर्ड मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने भी उसको इंस्पायर कर उससे इंस्पिरेशन लेते हुए जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस कराए टू इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मतलब ये भी बेस है एक। देन प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान के, यानी 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन पहला बना हमारा, हिस्ट्री में हम पढ़ गए हैं, 1962 में जो बना, उनमें भी क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हम प्रोवाइडेड थे, सो दैट्स व्हाई 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स उनको देखते हुए प्रोवाइड किए गए। तो ये हो गया बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी ओरिजिन क्या था फंडामेंटल राइट्स का। तो इस्लामिक टीचिंग्स भी देख ली, कायद का भी इरशाद देख लिया इस बारे में, और यूनाइटेड स्टेट्स की बाइंडिंग भी देख ली, और प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस को भी बेस बना लिया। सॉरी, देन हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, इसके अंदर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले जो है वो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ की बात है इन द आर्टिकल 9, यानी आर्टिकल 9 जो है वो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ के बारे में है कि कोई भी जो पर्सन है उसकी विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी लॉ के
अगर तो लॉ रिक्वायर करता है तो आप उसकी जान जो है वो ले सकते हैं, लाइक फांसी दे सकते हैं, उम्र कैद कर सकते हैं। अगर लॉ इजाजत नहीं देता है तो अनलॉफुली इलीगली किसी की जान जो है आप नहीं ले सकते। एवरी पर्सन हैज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम, नो वन कैन बी अरेस्टेड, डिटेन्ड और किल्ड विदाउट अ लीगल रीजन। यानी किसी को आप लीगल रीजन ना होने, अगर लीगल रीजन आपके पास नहीं है तो किसी को आप ना तो अरेस्ट कर सकते हैं, ना आप उसको डिटेन कर सकते हैं यानी हिरासत में रख सकते हैं, ना ही आप उसको जान से मार सकते हैं। दिस आर्टिकल इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अनलॉफुल एक्शंस बाय द स्टेट और अदर्स। यानी स्टेट या कोई भी और इंडिविजुअल या इदारा विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ आपको ना तो अरेस्ट कर सकता है, ना आपको डिटेन कर सकता है, ना आपको जान से मार सकता है। अगर अरेस्ट करना है, अगर डिटेन करना है, अगर जान से मारना है तो उसके पीछे प्रॉपर लीगल कॉज होनी चाहिए, वजह होनी चाहिए। तो यानी आर्टिकल 9 जो है वो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन पे जो है वो जोर डालता है। देन आर्टिकल 10 की अगर बात करते हैं तो सेफ गार्ड इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया तो उसको जो है विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मतलब आर्टिकल 10 जो है वो अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट हमें जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड दे मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन एंड ब्राउड बिफोर अ कोर्ट विद इन 24 आवर्स। अगर आपने किसी बंदे को पकड़ा है तो आपने उसको वजह भी बतानी है कि आपको क्यों पकड़ा है हमने, और विद इन 24 आवर्स उस बंदे को कम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने पेश भी करना है। दे कैन नॉट बी डिटेन्ड विदाउट लीगल कॉज। अगर आपके पास कोई लीगल कॉज नहीं है तो आप उसको डिटेन नहीं कर सकते हैं। इंश्योरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। तो आपका ये वाला जो आर्टिकल है ये आपको अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपको किसी ने अनलॉफुली डिटेन कर लिया है तो उसके अगेंस्ट आप आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग जो है वो जा सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे जो है वो डिटेन ना किया जाए, लेकिन ये मैंने अनलॉफुली इलीगली डिटेन किया, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देन आर्टिकल 10A है राइट टू फेयर ट्रायल। कि अरेस्ट तो बंदे को आपने कर लिया, आपने उसके बाद देख लिया कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो पेश भी करना है किसी मैजिस्ट्रेट के सामने whatever, तो उसके बाद उस बंदे को फेयर ट्रायल भी मिलना चाहिए। ये नहीं है कि पेश कर दिया उसके बाद बेचारा 20 साल केस ही भुगतता रहे। होता है ना, 25 साल जेल में गुजार लिया उसके बाद कहते हैं आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो अब क्या बाइज्जत, 25 साल गुजर गए, बच्चे उसके रुल गए, बीवी उसकी रुल गई, घर उसका बिक गया, जमीनें उसकी बिक गई, जूते तक बिक गए उसके घर के हैं, तो अब क्या बाइज्जत बरी। ठीक है, तो ये है कि फेयर ट्रायल। अगर कोई पकड़ा भी गया है तो उसको फेयर ट्रायल प्रोवाइड करो। फेयर ट्रायल का मतलब है कि उसको चांस दो, उसको सुनो, उसकी गवाही टाइम से लो, उसको वकील कराने का प्रॉपर मौका दो, उसको प्रॉपर जो है वो चांस दो। ठीक है, ताकि अगर तो वो वाकई में गिल्टी है, अगर वाकई में उसने क्राइम किया है तो वो जेल में जाए, अगर नहीं किया तो एज सुन एज पॉसिबल वो इस सारे प्रोसेस से बाहर हो। एवरी सिटीजन हैव द राइट has the right to a fair and public trial in a court of law, ensuring justice is given impartially। ठीक है, तो जज जो है वो बियास नहीं होगा, फेयर ट्रायल उसको प्रोवाइड किया जाएगा। देन हमारे पास है आर्टिकल 11 प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। यानी आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते, किसी को फोर्स्ड लेबर पे कन्विंस नहीं कर सकते, यानी किसी को जबर करके मार के डपट के आप नहीं कह सकते कि मेरी जो है आके मेरा काम करो। Slavery and forced labor are strictly banned in Pakistan. No one can be forced to work against their will except for punishment under law or national services। तो यानी किसी को भी आप फोर्स नहीं कर सकते, फोर्सफुली जो है वो उसको नहीं कह सकते कि आओ और मेरा काम करो। तो ये आर्टिकल 11 जो है आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि आप किसी को फोर्स लेबर पे कन्विंस नहीं करेंगे। जैसे भट्ठे वाले होते हैं, इन्होंने वो पूरे के पूरे खानदान जो है उनका सौदा किया होता है, वो बच्चे भी सारे उधर ईंटें बना रहे होते हैं, वो सारा सारा दिन जो है वहाँ पे भट्ठों पे जलील हो रहे होते हैं। तो वो एक तरह की फोर्स लेबर होती है, उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा केसेस आते भी हैं अदालत में। तो लेकिन ये फोर्स लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड है पाकिस्तान में, ये अलाउ नहीं है। अगर आप किसी को कन्विंस करते हैं फोर्स लेबर पे तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। देन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, आर्टिकल 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहने आर्टिकल है। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट होती है कि एक जुर्म जो आपने 2 साल पहले किया था तब वो सजा उस जुर्म की नहीं हुआ करती थी। आज अगर उस जुर्म की कोई सजा जो है वो तयन कर दी गई है तो वो जो 2 साल पहले आपने जुर्म किया था उसकी सजा आपको आज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब आपने वो जुर्म किया था तब वो सजा के काबिल जुर्म नहीं था, उसकी सजा आज से जो है वो की गई है कि आज से। जैसे मैं मिसाल देता हूँ
कि लेट्स सपोज मैं मिसाल की हद तक बता रहा हूँ, एंड सॉरी फॉर दिस कफ, कि लेट्स सपोज के इन द ईयर ऑफ 2018 शीशा पीना जो है, स्मोक करना कोई जो है वो जुर्म नहीं था। तो आपने 2018 में कोई शीशा स्मोक किया था और तब आपकी वीडियो बनी हुई है। आज अगर एक्ट पास हो गया है या बन गया है, लॉ बन जाता है कि शीशा स्मोक जो करेगा उसको 3 साल सजा दे दी जाएगी। तो अगर उसी आपकी 2018 वाली वीडियो उठा के आपको जेल में डाल दिया जाए, हालांकि आपने तब के ही पिया हुआ है शीशा, उसके बाद पिया ही नहीं, तो ये गलत बात है। ये रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा, यानी लॉ आज बन रहा है और वो काम आपने 4 साल पहले किया था, 7 साल पहले किया था, उसकी सजा जो है वो आपको आज दी जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता, तो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। नो वन कैन बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट कंसीडर्ड अ क्राइम व्हेन इट वाज कमिटेड, यानी जब वो किया गया था क्राइम, तब वो अगर उसकी कोई सजा नहीं हुआ करती थी, और अगर आज वो सजा के काबिल जुर्म हो गया, तो आज उस ऑफेंस की आपको सजा नहीं दी जा सकती है। हाँ, आज के बाद अगर आप शीशा पिएंगे तो फिर आपको सजा होगी। Laws cannot apply retrospectively, ensuring fairness and justice in the system. Hope so इस आर्टिकल की आपको समझ आई। देन आर्टिकल 13 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 13 है एक ही जुर्म में आपको 2 दफा जो है वो सजा नहीं हो सकती, ये आर्टिकल 13 कहता है। अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, यानी एक ही जुर्म में आपको 2 दफा सजा नहीं दी जा सकती। और फोर्स टू टेस्टिफाई अगेंस्ट देमसेल्व्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, और ना ही आपको इस बात के लिए मजबूर किया जा सकता है कि आप अपने खिलाफ गवाही दें, यानी आपको पकड़ लिया गया है, आपको कोर्ट रूम में इस बात पे इंसिस्ट नहीं किया जा सकता कि अच्छा ये हुआ था, आप इसमें मतलब गवाही दें अपने ही खिलाफ। हाँ, अगर आप चाहें कन्फेस करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो आप खामोश रह सकते हैं। नो वन कैन कंपेल यू कि नहीं जी आप अपने खिलाफ जो है वो गवाही दें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आर्टिकल 13 इस राइट को इंश्योर करता है। दिस इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग ट्रायल्स, तो यानी ये भी फेयर ट्रीटमेंट का वन ऑफ प्रिंसिपल है। देन क्वेश्चन नंबर सॉरी आर्टिकल नंबर 14 है इन अवेलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, तो यानी डिग्निटी ऑफ मैन जो है उसको मेंटेन रखा जाएगा, उसको जो है वो डिग्रेड नहीं किया जाएगा। किसी भी आदमी को, किसी भी आदमी की जो इज्जत है उसको नहीं डिग्रेड किया जाएगा। एवरी इंडिविजुअल्स ऑनर डिग्निटी एंड प्राइवेसी मस्ट बी रिस्पेक्टेड, हर किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा, उसकी डिग्निटी का, उसकी ऑनर का, इज्जत का, हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। नो वन कैन बी टॉर्चर्ड, किसी को आप टॉर्चर नहीं कर सकते, ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, और ट्रीटेड अनफेयरली अंडर द लॉ, तो यानी किसी को भी आप जो है किसी की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी की जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये सब राइट जो है आपको आर्टिकल 14 जो है प्रोवाइड करता है। देन है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 15। अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें आप ऐसी पढ़ेंगे जो पढ़ने के बाद आप कह रहे होंगे सर ने तो ये पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पाकिस्तान है, आपने चीज़ें ज़्यादा सीरियस नहीं ले लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइवेसी का भी कोई हक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हर एरा गैरा पुलिस वाला जो है आपको आके रोक लेगा, हर जो मीडिया वाला है जिसकी कोई औकात नहीं है वो आपके मुंह में आके माइक डाल देगा, ठीक है। तो सो कॉल्ड पाकिस्तान है, तो इसमें लिखी हुई तो है चीज़ें, लेकिन असल में प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन आपने पढ़ना है, याद रखना है कि हाँ ये राइट्स हमें अवेलेबल है, क्योंकि आप लॉयर हैं, आपने फिर उनको उल्टा जो है ना रिस्पॉन्ड बैक करना है। हाँ, पुलिस वाला आपको ज़रूर आगे रोकेगा, आप जब बैठे होंगे तो आपकी प्राइवेसी को ज़रूर डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आपने उसको मेक श्योर करना है कि आई एम अ लॉयर, आई नो माई राइट्स। तो वो लॉयर जब कह देंगे तो वो पहले ही चला जाएगा, राइट्स बताने की जरूरत नहीं रहेगी। देन है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 15, कि एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू मूव फ्रीली विद इन पाकिस्तान एंड लिव एनीवेयर इन द कंट्री, यानी हर बंदे को राइट है कि वो पाकिस्तान में फ्रीली मूव करे जिधर उसका दिल करता है, और जो है वो मुल्क में जहाँ चाहे वो जो है वो रह सकता है। देयर कैन ओनली बी लीगल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। लेकिन कोविड था, तो कोविड में आपको पता है कि लॉकडाउन था और आपको घर से भी निकलने की इजाज़त नहीं होती थी अक्सर सिचुएशंस में, तो तब आप नहीं कह सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जहाँ मर्जी जाऊँ पाकिस्तान में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी अपनी जान खतरे में है, दूसरों की जान खतरे में है, तो उस वक्त पे आपका घर में ठहरना जरूरी है। तो जब मैं कह रहा था कि क्या फंडामेंटल राइट्स किसी सिचुएशन में सस्पेंड किए जा सकते हैं, तो उसका आंसर ये है कि यस, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो यानी मुल्क के अंदर अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपकी सस्पेंड की जा सकती है, कि आप घर से ना निकलें, आप ना जाएं, जंग की सूरत है, वायरस कोई ऐसा है कि आपका घर से निकलना जो है नुकसानदेह है, तो उस सूरत में फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड किए जा सकते हैं।
देन आर्टिकल 16 है फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब आप जहां मर्जी चाहें इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन पीसफुल मैनर्स में। असला नहीं होगा आपके पास, डंडे नहीं होंगे, सोटे नहीं होंगे, और आप इकट्ठे हो सकते हैं किसी लॉफुल पर्पज के लिए। लेकिन अगर आपके पास डंडे सोटे हैं, पिस्टल है, फिर असेंबली जो है आपकी वो डाइवर्ट करवाई जा सकती है। सिटीजन हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली इन पब्लिक फॉर मीटिंग्स, प्रोटेस्ट और डिस्कशंस, यानी डिस्कशंस करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, मीटिंग्स के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। The only restriction is that the assembly must not disturb the public order, यानी पब्लिक ऑर्डर आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे अभी जलसे जुलूसों में होता है, लोग पिस्टल भी लेके आए होते हैं, डंडे भी लेके आते हैं, सोटे भी लेके आते हैं, फौज के खिलाफ जो है वो उलझ पड़ते हैं, पुलिस के साथ डंडाबाजी करते हैं, तो वो उसको आप जो है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो पीसफुल एहतजाज नहीं रहता, पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं रहता, उसमें लाठी का इस्तेमाल आ जाता है, डंडे का इस्तेमाल आ जाता है, लोगों के पास पिस्टल आ जाते हैं, तो वो पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए आप उसको पीसफुल असेंबली नहीं कह सकते, तो उस केस में आप फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं मान सकते। देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन भी ऐसी है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है लॉफुल पर्पज के लिए। पीपल हैव द राइट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन, वेदर इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन और अदर ग्रुप्स, कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। हाँ, उस वजह से आपका पब्लिक ऑर्डर जो है वो ना डिस्टर्ब होता हो। ये नहीं है कि आप जो है वो चंद एक मैं अब क्या नाम लूँ, बम फेंकने वाले हैं, और उनके साथ जो है वो आपने एसोसिएशन बना ली और आपने कहा मेरा हक है, मैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मुझे हासिल है, मैं जिसके साथ मर्जी एसोसिएशन बनाऊँ, तो वो आपकी एसोसिएशन जो है वो वैलिड नहीं होगी, उसमें आप पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। देन पॉलिटिकल फ्रीडम है कि आप जो पार्टी चाहें चूज कर सकते हैं। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोटेक्शन है कि आपको बिजनेस के हवाले से रोकथाम नहीं होगी। हाँ, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं आप चर्च बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरा बिजनेस है, मुझे राइट्स है। आप जो है हेरोइन बेचने हैं, आप आइस बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरा बिजनेस है, मेरा हक है, आर्टिकल 18 ने मुझे राइट दिया है कि मैं जैसे मर्जी बिजनेस करूँ, चर्च बेचूँ, आइस बेच, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिजनेस आपका लॉफुल होना चाहिए। Every person has a right to establish, run and manage their business or profession of choice without unnecessary government restrictions, ensuring economic freedom. Then है freedom of speech. Everyone has the right to express their opinion freely. यानी कोई भी अभी गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स हुई है, तो उन पे आपको ओपिनियन शेयर करने का जो हक है वो आपको हासिल होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में नहीं है। पीका एक्ट भी आ गया है। However, this freedom is limited by laws relating to the national security, public order, and defamation. आर्टिकल 19A है राइट टू इन्फॉर्मेशन है। सिटीजंस हैव द राइट टू एक्सेस पब्लिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजंस, लॉज एंड पॉलिसीज, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी बनी है, कोई डिसीजंस हैं, कोई लॉज बने हैं नए, तो पब्लिक का ये राइट है, आपका ये राइट है कि अंडर आर्टिकल 9A आप उस इंफॉर्मेशन तक जो है वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो चल गया रहा है। आर्टिकल 20 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर आप सिख हैं तो सिख हैं, ईसाई हैं तो ईसाई हैं, हिंदू हैं तो हिंदू हैं, यहूदी हैं तो यहूदी हैं, मुसलमान हैं तो मुसलमान हैं। नो वन कैन फोर्स यू कि आप क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप ये छोड़ के इधर आ जाए, नहीं, फोर्स नहीं किया जा सकता। हर किसी को रिलीजियस फ्रीडम हासिल है कंट्री के अंदर रहते हुए। देन सेफ गार्ड अगेंस्ट रिलीजियस टैक्सेस है कि नो पर्सन कैन बी फोर्स टू पे टैक्सेस टू सपोर्ट अ रिलीजन दे डू नॉट फॉलो। आप अगर इस्लाम को पे नहीं इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस्लाम के लिए टैक्सेस भी पे करने के लिए आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। दिस इंश्योर्स दैट सिटीजंस आर नॉट बर्डन बाय रिलीजियस टैक्सेशन। देन सेफगार्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर भी जो है वो आपको कंपल्शन नहीं लगाई जाएगी। नो स्टूडेंट कैन बी फोर्स्ड टू स्टडी रिलीजियस सब्जेक्ट्स, यानी ईसाई है तो उसके लिए एथिक्स मौजूद होती है, उसको फोर्स नहीं किया जाता कि इस्लामियात लाजमी ही आगे बढ़ो। लॉ में भी अगर पार्ट फर्स्ट में इस्लामियात मौजूद है तो साथ एथिक्स का भी सब्जेक्ट मौजूद है कि अगर कोई ईसाई है तो वो जो है वो एथिक्स पढ़ ले। ऑफ अ फेथ दे डू नॉट फॉलो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ बिलीफ। देन आर्टिकल 23 है फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी। आप जहाँ चाहें प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मरी में चाहे मरी में, छांगा मांगा चाहे वहाँ पे, कसूर, बखर, वट जितने भी, लाहौर में चाहे तो लाहौर है, जहाँ चाहें जो है वो लॉफुल प्रॉपर्टी अपनी बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, वट एवर। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, जो आपने प्रॉपर्टी ले रही है उसको उसके रिलेटेड आपको राइट्स जो है वो हासिल हैं कि कोई भी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर करता है तो जो है उसमें आपको कंपनसेशन दी जाएगी और आपके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय गवर्नमेंट।
देन इक्वालिटी ऑफ सिटीजन है कि तमाम तो सिटीजन जो है वो काला गोरा अरबी अजमी सारे बराबर होंगे। देन राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 20A, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16 ईयर्स। 5 साल से लेकर 16 साल तक के जितने बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की है। इंश्योरिंग एक्सेस टू द बेसिक एजुकेशन, ताकि बेसिक एजुकेशन आपको मिल सके। देन राइट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस है कि आप अगर चिड़ियाघर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आप अगर छांगा मांगा जाना चाह रहे हो जा सकते हैं, अगर आप मीनार पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन असेसिंग दीज फैसिलिटीज। या आर्टिकल 26 आपको राइट देता है। आप अब बोल सकते हैं क्योंकि आप संडे को अगर पार्क में जाएंगे तो आपको एंटर नहीं होने देंगे लड़कों को, वो कहेंगे फैमिली डे है। तो आपने बताया 26 में कहीं नहीं लिखा हुआ कि फैमिली जाएंगे बस। देन राइट टू जॉब है आर्टिकल 27 में कि एवरी सिटीजन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स, इंश्योरिंग दैट जॉब्स आर अवार्डेड बेस्ड ऑन मेरिट, नॉट डिस्क्रिमिनेशन। चाहे गवर्नमेंट जॉब है प्राइवेट जॉब है, हर जगह मेरिट पे आपको जॉब दी जाएगी, आपका राइट है, ऑन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है। देन राइट टू लैंग्वेज एंड कल्चर है, जिसकी जो लैंग्वेज है वो बोलना चाहे तो बोल सकता है, कोई उसको प्रोहिबिशन नहीं होगी। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स पहला पढ़ना है आपने खुद। कैन फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड? क्या फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है? इसका आंसर मैं पहले कर चुका हूँ कि हाँ जी किया जा सकता है। किन सिचुएशंस में? जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी मुल्क के अंदर, तो उस सूरत हाल में आपके फंडामेंटल राइट्स को फॉर टाइमिंग सस्पेंड किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इन स्पेशल सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। These rights can be temporarily taken away during an emergency, यानी आर्टिकल 233, if there is war, internal disturbance, or a serious threat of national security. The government can suspend certain rights to maintain law and order। ठीक है, गवर्नमेंट आपको पता है वो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज हो जाती है कब? जब मुल्क के अंदर पब्लिक पीस का इशू आ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, तो फंडामेंटल राइट्स कुछ आपके सस्पेंड कर लिए जाते हैं। However, once the emergency ends, जब emergency खत्म हो जाती है, these rights are restored, तो ये rights आपके restore कर दिए जाते हैं। The judiciary also ensures that the government does not misuse this power। judiciary भी इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट जो है आपकी वो अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करेगी। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डनरी राइट्स की अगर बात करें तो वो 3 तरह के डिफरेंसेस हैं, मामूली से आपने देख लेने हैं। देन रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे तो आप क्या करेंगे? ह्यूमन राइट्स लॉ को अगर याद करें तो दो चीज़ें आपको पढ़ाई थी कि अंडर आर्टिकल 199 आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को जो है वो इन्फोर्स करवाने के लिए, और अंडर आर्टिकल 184 सब क्लास 3 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने में। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन है। होप सो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट जो है वो आपको समझ आया होगा। बड़ा इजी और अच्छा और बेहतरीन कंसेप्ट था एक, जो कि हर लॉ के स्टूडेंट को आना चाहिए। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।